जय हिंद दोस्तों। आज की इस पर्यावरण की क्लास में हम अध्याय 12 को कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है जल और वायु प्रदूषण, संक्रमण एवं निस्तारण। ध्यान से देखना इस वीडियो को। यदि आपने वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर नहीं करा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, पर्यावरण के टोटल हमारे जो 20 अध्याय हैं, इसके 8 अध्याय और शेष रह गए, उनको भी हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम बाल विकास, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और आप चूंकि परीक्षा नज़दीक है तो परीक्षा के जितने नज़दीक बाल विकास सबसे महत्वपूर्ण आपका विषय है उसको पढ़ेंगे तो आपको परीक्षा में उसका सीधा लाभ मिलेगा। उसकी बहुत सारी थ्योरी और क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद रहेंगे तो परीक्षा में आप उनको अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम बाल विकास, जिसको इंग्लिश में चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, उसको पढ़ेंगे और उसी में जो पेडागोजी है, सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी को हम उसी में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सभी जो विषय हैं उनकी पेडागोजी लगभग एक जैसी है। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो मैं आपके लिए बता दूंगा कि कहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे जो नया अध्याय है, इसकी नई यूनिट है पानी और हवा प्रदूषण एवं संक्रमण, ठीक है। तो चलिए हम इसमें आगे बढ़ते हैं और आपके लिए देखिए सिलेबस कवरेज जो है इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम जान लेते हैं। इसमें पढ़ने वाले हैं हम जीवन के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छ वायु की आवश्यकता के बारे में पढ़ेंगे, जल चक्र के बारे में पढ़ेंगे, जल संरक्षण, रख रखाव और पोषण के तरीकों के बारे में पढ़ेंगे, प्रदूषक, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ और उनका प्रबंधन, निस्तारण, स्थानीय मौसम और अन्य संक्रामक जो रोग हैं और उनकी देखभाल इत्यादि के बारे में हम इस वीडियो में कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखना और वीडियो के अंत में हम इस अध्याय के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें जल और वायु कैसे हमारे प्राकृतिक संसाधन, चूँकि प्रकृति ने जो भी हमारे लिए रिसोर्सेज दी है उसे हम प्राकृतिक संसाधन के अंदर रखते हैं, चूँकि उनको मानव ने निर्मित नहीं किया, प्रकृति में स्वतः ही पाए जाते हैं। जल और वायु जिनका महत्व काफ़ी ज़्यादा होता है, हम बात करें जिनके बिना जीवन असंभव है, ठीक है, इसको कहना बिल्कुल सत्य होगा। जल और वायु यदि नहीं होगी हमारी पृथ्वी पर तो जीवन जो है वो खतरे में आ जाएगा और अस्तित्व भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए अनमोल है जल और वायु। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह, आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा ग्रह जहाँ जीवन संभव है तो आप बताएंगे पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पर जल और पानी उपलब्ध है। अन्य जो ग्रह है वहाँ पर जल और पानी, किसी पर पानी है, देखिए यहाँ पर गलती से जल और पानी दोनों बात एक ही होती है, यहाँ पे वायु कर लीजिए, ठीक है, जल और वायु दोनों उपलब्ध है। देखिए बहुत सारे ग्रह जहाँ पर कुछ वायु हैं लेकिन पानी नहीं है, पानी है तो वहाँ पर जल नहीं, इस प्रकार से, और जीवन के लिए जो एटमॉस्फेयर चाहिए वो नहीं है, वहाँ पर खोज अभी चल रही है, वो खोज का विषय है, चूँकि अभी केवल पृथ्वी ऐसा एकमात्र ग्रह जहाँ पर जीवन संभव है, ठीक है। अब चलिए इसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे और जो हमारी परीक्षा में पूछ सकते हैं प्रश्न उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जीवन के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छ वायु की आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आपके लिए पता है कि अच्छा जीवन के लिए अच्छी स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम कोविड काल में इसको प्रैक्टिकली भी देख चुके हैं। दिल्ली में तो आप देख सकते हैं कि जो वायु है वो काफ़ी खराब है और बहुत सारे प्रदूषण आजकल गंगा यमुना दुनिया की नदी जो हैं सभी को लेकर डिस्कशन चलता रहता है, उसको किस प्रकार से स्वच्छ किया जाए। देखिए हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना और समझना। मनुष्य का शरीर, आपसे पूछे मनुष्य का शरीर में जल कितना होता है, आपको पता होना चाहिए। मनुष्य का शरीर होता है उसके 2/3 भाग में जल होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा मनुष्य की बॉडी में कोई चीज़ होती है तो वो जल ही होती है, ठीक है। याद रखना, मोस्ट IMP है कि पूछा जाए मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मिलती है, 2/3 भाग जल ही होता है। देखिए जल क्या करता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करने में सहायक होता है। चूँकि हमारी जो बॉडी होती है वो अलग अलग एटमॉस्फेयर में रहती है, कहीं ज़्यादा सर्दी है कहीं गर्मी है ना, इस प्रकार से। तो जो जल बॉडी में हमारे में होता है वो हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है, ताप है, उसको नियंत्रित करने में भी मदद करता है। अब देखिए हम बात करें मनुष्य के जो शरीर में है ब्लड, जिसको रक्त कहते हैं, रुधिर भी कहते हैं, उसमें लगभग 80% भाग तो अकेला जल ही है, ठीक है। आपकी जो बॉडी है उसमें जितना भी खून होगा उसका 80% तो उसमें पानी है, बाकी 20% खून है। आपसे कोई कहे कि तेरी बॉडी में पूरा खून ही खून है, तो भाइयों बहनों आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में 80% जल होता है, बाकी सिर्फ 20% ही रक्त होता है, उसमें भी कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। बस आपको जल के बारे में पता होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं। अब देखिए मनुष्य अपने जो विभिन्न कार्य करता है, दैनिक कार्य आप भी करते होंगे, तो इसमें जल की कितनी आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप खाना बनाते होंगे तो बिना जल के खाना भी आप नहीं बना सकते। आप घर की साफ़ सफाई करते होंगे तो उसमें भी आप
पानी का उपयोग करते हैं, ठीक है, पोछा लगाने के लिए या आपकी बाइक मोटर से कुछ भी धो लेंगे तो आप पानी से सबसे पहले उसको साफ करेंगे, कपड़े धोना इत्यादि। यानी कि हम कह सकते हैं कि मनुष्य के जो बहुत सारे कार्य होते हैं, दैनिक कार्य की बात करें या फिर कोई अन्य कार्य की, व्यावसायिक कार्य की, तो पानी सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर। देखिए जो पानी है उसकी ज़रूरत पौधों को भी पड़ती है, जीव जंतुओं को भी पड़ती है इत्यादि, इन सबको जल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसके बारे में अच्छे से आपको पता भी होगा, बस आप थोड़ी सी थ्योरी याद रखेंगे तो इनसे प्रश्न ऐसे परीक्षा में पूछेंगे तो आपसे बन जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो के अंत में भी इस विषय के जो MCQs हैं उनको सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से देखना, आपसे ऑटोमेटिक ही प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा जल्दी से कर दीजिए। अब चलिए जो हमने सिलेबस में डिस्कस किया था इसी में हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है जल चक्र, ठीक है। जो वाटर साइकिल होती है इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, इसमें कुछ फैक्ट वाइज जानकारी है। जैसे कि जो जल चक्र है इसको हम इंग्लिश में वाटर साइकिल कहते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जो जल होता है, जल के एक रूप से दूसरे रूप में से परिवर्तित होने की जो घटना होती है उसे ही हम जल चक्र कहते हैं, ठीक है। जैसे कि जल का एक रूप है उसका दूसरे रूप में कन्वर्ट होना ही जल चक्र होता है, ठीक है। और एक भंडार से दूसरे भंडार या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान की हम कहें जो गति करने की पानी की जो प्रक्रिया होती है उसे ही हम जलीय प्रक्रिया कहते हैं। जलीय प्रक्रिया क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जो चक्रीय प्रक्रिया इसको है ना, या आप जलीय प्रक्रिया भी कह सकते हैं। चक्र यानी चक्र के माध्यम से चलती है। जैसे कि आपने अपने स्कूल में या फिर कहीं पर इस प्रकार से जरूर पढ़ा होगा स्कूल में कि यहाँ पर नदी तालाब है, ठीक है, बाष्पीकृत होकर कहाँ वायुमंडल में चले जाते हैं, वायुमंडल से फिर बारिश के द्वारा वापस ज़मीन पर ही प्राप्त होता है। और यहाँ पे जो जीव जंतु घास पौधे हैं वो इत्यादि इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो बाकी शेष जल बचता है नदी तालाब में तो वो बाष्पीकृत होकर वापस वायुमंडल में चला जाता है, फिर वर्षा के माध्यम से फिर से प्राप्त हो जाता है। तो एक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, इसीलिए इसको चक्रीय प्रक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसमें कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता। आप बात करें कि कुल जल की जो इतनी मात्रा होती है उसका क्षय बिल्कुल नहीं होता है, हानि बिल्कुल नहीं होती। जैसे इसको लीटर में आपके लिए सिंपल सी भाषा में बताऊं तो 100 लीटर पानी ऊपर से बरसात में आपको गिरा और कुछ नदी में चला गया, कुछ है ना बहकर रोडों पे चला गया, कुछ फसलों में उपयोग कर लिया, कुछ जीव जंतुओं ने, मनुष्य ने इनका उपयोग कर लिया, तो वो क्या यहाँ पर इनके द्वारा उपभोग जरूर कर लिएगा, लेकिन किसी न किसी माध्यम से वो वापस उसी में आ जाता है और वापस वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में चला जाता है, फिर पुनः यहाँ पे प्राप्त होता है। यानी कुल मिला के बात करें जो जल है वो उसकी क्षय नहीं होता है, उसकी हानि नहीं होती। जैसे आप कहेंगे कि मनुष्य ने तो जल पी लिया तो वो चला गया। देखिए मनुष्य की बॉडी हमने बात की 80% क्या होता है, जल होता है। तो मनुष्य अपना जो जल है वो प्रकृति से प्राप्त करेगा और जैसे ही उसकी मृत्यु होगी तो उसके जो शरीर होता है अपघटित हो जाता है और यहीं मिट्टी में मिल जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो जितना भी जल यहाँ पे प्राप्त होता है वो वापस अगेन उस प्रकृति को चला जाता है और फिर वर्षा के माध्यम से यानी चक्र के माध्यम से वो यहीं पर रहता है, किसी प्रकार की उसमें हानि नहीं होती। समझ गए। देखिए जो जल है सूर्य की गर्मी से, जो समुद्र है, समुद्र में काफ़ी ज़्यादा गर्मी आप देखते होंगे, सुनते होंगे, समुद्र में गर्मी के माध्यम से वहाँ से बाष्प के माध्यम से जल ऊपर उठ जाता है, बादल बनते हैं धूल मिट्टी के कणों से और फिर वो हवा के माध्यम से किसी दूसरे स्थान पर जाकर बरसात करते हैं, ठीक है। नदियों, तालाबों और झरनों का जल आपने बाष्पीकृत अपने आसपास होते हुए देखा हो। गर्मियों के दौरान आपने देखा होगा कि यहाँ पर जल है किसी झरने में, कुएं में, तालाब में, तो वो बाष्पीकृत होगा। उसमें छोटी छोटी जैसे आपको यदि ध्यान से देखेंगे तो उसमें बाष्पीकृत, जैसे कि आप पानी गर्म करते हैं ना तो वो बाष्प के ऊपर भाप जो उड़ती है उसी प्रकार से आपको नदियों, तालाबों, गर्मियों के दिनों में आपको अक्सर देखने को मिल जाएगा। वो बाष्पीकृत होता है जल और ऊपर जाकर जो कण मिट्टी के इस प्रकार से जो ऊपर आप कहते हैं जिसको क्या कहेंगे, बादल कहते हैं, तो वो निर्मित होते हैं और उस बाष्पीकृत जो जल होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और किसी स्थान पर जाकर बरस जाते हैं तो वहाँ पर अच्छी बरसात हो जाती है, ठीक है। बाष्पीकृत होकर ऊपर उठता है सूर्य की गर्मी से इन सभी जो स्थान इनका पानी, जिससे बादल का निर्माण होकर और वर्षा हो जाती है, ठीक है। इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। देखिए दोस्तों मैं बहुत सिंपल वे में इसको आपको एक कहानी के माध्यम से ही समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टीज ना हो, सरल से सरल भाषा में। तो आप बस इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और प्रत्येक जन जितना भी वीडियो को देख रहा है सभी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। अब देखिए हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग उसकी ओर हम आगे बढ़ते हैं। जो जल है यानी कि पानी, इसको कहते हैं पानी के स्रोत, यानी कि पानी हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है या पानी के रिसोर्सेस कौन कौन से होते हैं। तो इसके बारे में देखिए कुछ जानकारी यहाँ पर है, बहुत ऑथेंटिक जानकारी और परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बिल्कुल पूछ सकते हैं।
पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का लगभग सबसे ज्यादा भाग यानी 71% भाग पर जल ही, यानी कि पृथ्वी की हम बात करें ना, ऐसे पृथ्वी है, आपने इस प्रकार से देखा हो, इतना सा भूखंड छोड़ दें तो बाकी जो शेष जगह है इसमें पूरे में क्या है, पानी पानी है। सिर्फ इतना जरा सा भाग क्या है जिस पर हम रहते हैं, और दुनिया, सारी दुनिया जो इतने से भाग पर है, यानी कि इससे आप बात करें ना 3 गुने ज्यादा पर तो क्या है, पानी पानी है। ठीक है, समुद्र आप देखते होंगे, हमारा पृथ्वी का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उस पर अधिकांश जगह पर पानी पानी है, तो पानी का रंग ग्लोब में नीला दर्शाया गया है। ठीक है, तो अब याद रखना एक प्रश्न है, 71% भाग पर हमारी जो पृथ्वी उस पर सिर्फ पानी पाया जाता है। ये पानी हमें महासागरों और अन्य जल निकास के माध्यम से प्राप्त होता है। महासागर है ना, भूमध्य सागर सुना होगा, प्रशांत महासागर इत्यादि है ना, बहुत बड़े बड़े सागर, इनमें काफ़ी मात्रा में पानी है, तो उनका पानी बहुत कम उपयोग के लिए हम ले पाते हैं, यानी कि बहुत ऐसे प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत कम ऐसा जल है जो मनुष्य के लिए उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, देखिए जो महासागर है उसका हम बात करें, जल कैसा होता है, लवणीय होता है। आपसे पूछे महासागर का जल कैसा होता है, लवणीय यानी खारापन होता है, वो मनुष्य के काम का नहीं होता, इसलिए इसको अनुपयोगी जल कह सकते हैं। तो पृथ्वी पर अनुपयोगी जल की बात करें तो 97% तो पानी ऐसा है कि वो लवणीय है, यानी खारा है, जिसको हम मनुष्य के उपयोग में नहीं ले सकते। ठीक है, अब देखिए हम इसको एग्जाम्पल समझाऊं, 100 लीटर पानी है तो उसमें से 97 लीटर पानी तो दोस्तों कैसा है, अनुपयोगी यानी खारा है, महासागरों में जो प्राप्त है। सिर्फ 3 लीटर पानी बचा जो मनुष्य को उपयोग में आएगा, यानी प्रतिशत में बात करें 3%। तो आप सोच लीजिए कितना ज़्यादा जल है पृथ्वी पर, सिर्फ उसका हम 3% ही यूटिलाइज करते हैं, उपयोग करते हैं। अब देखिए बात करें बर्फ़ के रूप में, आप सुनते होंगे कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बर्फ़ हैं, जैसे कि आप जम्मू साइड जाएंगे, हिमाचल प्रदेश साइड, तो उस साइड बर्फ़ के पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे, उनमें अलवणीय जल होता है। उसको पूछे कि बर्फ़ का जल कैसा होता है, पहाड़ों में जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं उसका जल अलवणीय होता है। ठीक है, और अनुपयोगी होता है। तो इस प्रकार से हमें पहाड़ के माध्यम से जो बर्फ़ होते हैं वो 2% जल की वहाँ से 2% जो बर्फ़ है वो पहाड़ों के रूप में वहाँ पर जमा है। तो कभी आप सुनते होंगे यहाँ पर बर्फ़ का पहाड़ गिर गया तो यहाँ पर बाढ़ आ गई, इस प्रकार से जो घटना है वो बर्फीले पहाड़ों के माध्यम से होती रहती। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है, देखिए सबसे पहले आपने देखा महासागर का जल लवणीय होता है और अनुपयोगी जल कितना है, 97% है, जो कि है ना, और बर्फ के रूप में अलवणीय है। ठीक है, महासागर में लवणीय है, अलवणीय जल है, यानी कि इसका खारापन तो नहीं होगा लेकिन अनुपयोगी है, 2% है। अब बाकी जो जल बचा भूमिगत जल यानी ग्राउंड वाटर इसको कहते हैं, नदियों में, झीलों में, आपके कुएं में, ट्यूबवेल में जो होगा वो अलवणीय होगा, यानी पीने योग्य तो होगा, है ना। तो उसकी उपयोगिता सिर्फ हमारे जो पृथ्वी है उस पर 1% जल है दोस्तों। अब देखिए इसलिए कहते हैं जल को आप वेस्टेज मत जाने दीजिए, बचा के रखिए। लेकिन बहुत से पढ़े लिखे महानुभाव इसका दुरुपयोग करते हैं ना, एक मोटरसाइकिल को धुलने बैठेंगे तो हजारों लीटर ही कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से महानुभाव आप में से भी ऐसे होंगे जो ट्यूबवेल से ही गाड़ी को नहला देते होंगे। दीपावली आई, चलो नदी में गए, गाय भैंसों को नहलाया, और ट्रैक्टर जो भी आपके पास होता है, गाय मवेशी की बात करें, मोटरसाइकिल, साइकिल, तो इतना ज़्यादा पानी आप वेस्टेज कर देते हैं। तो दोस्तों जीवन में एक चीज़ याद रखिएगा, जितना हमें ज़रूरत है प्रकृति से हम उतना ही लें, बाकी अननेसेसरी उसका उपयोग ना करें, क्योंकि पानी हमारा बहुत अनमोल है और उसका 1% ही हमारी पृथ्वी पर इसका उपलब्ध है। तो आज से मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको जरूर कोशिश करेंगे कि अननेसेसरी हम प्रकृति से चीज़ों को वेस्टेज ना करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम अगली हेडिंग की ओर बढ़ते हैं, जल का संरक्षण। अब देखिए जल का संरक्षण की बात क्यों उठती है, क्योंकि हमारा जल 1% है ना जो पीने योग्य, इसलिए इसको हमें संरक्षित तरीके से स्टोर करके रखना होगी, इसको खराब नहीं होना। रख रखाव और पोषण के तरीके क्या हो सकते हैं वो इस हेडिंग के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से देखना और सुनना। जल कैसा है, अमूल्य है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। भारत में तो बिल्कुल फ्री है जल, कहीं भी आप जाएँ, किसी भी घर आप प्यास लगी है ना, एक बार कह दें हमें जल चाहिए पीने के लिए, तो आपके लिए कोई सोचेगा नहीं कि जल आपको क्यों दें क्यों ना दें, तुरंत आपके लिए दे देगा। तो हमारा भारत बहुत महान है, तो लेकिन इसमें जल बहुत अमूल्य है, तो जल की कीमत बिल्कुल आप समझ के चलें। इसके बिना मनुष्य का जीवन असंभव है। ठीक है, आप समझ सकते हैं क्यों असंभव है, क्योंकि मनुष्य की 80% जो बॉडी है उसमें तो जल ही जल होता है। सिर्फ 1% भाग ही मानव के लिए उपयोगी है। अभी हमने देखा जितना भी जल है उसका केवल कितना 1% जल सिर्फ मानव के उपयोग के लिए, जिसके मानव अपने नहाने, पीने, खाना बनाने इत्यादि में प्रयोग कर सकते हैं। जल एक प्राकृतिक संसाधन है। आपसे पूछे कैसा संसाधन है, प्रकृति ने स्वयं यहाँ पर उपलब्ध कराया, आप पानी बना नहीं सकते। ठीक है, आजकल तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, बहुत सारी गैसों के माध्यम से जल बना सकते हैं, लेकिन वो उतना जल नहीं बना सकते जितना हमारी
पृथ्वी पर है, 1% की जो बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे में जल का संरक्षण हमें अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हमें पता है पानी का महत्व सिर्फ धरती पर 1% ही है और मनुष्य के लिए कितना उपयोगी है, इसलिए इसके संरक्षण की बात होती है। तो इसको संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिए कुछ उपाय हैं, इनको ध्यान रखना। जल संरक्षण के उपाय, भूजल प्रबंधन, यानी कि जो भूमि का जल है, जैसे आपके पास कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब होंगे, तो उनका जो जल है उसको स्वच्छ बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी। उसको उसमें गाय मवेशी को और रासायनिक पदार्थ को न डालें ताकि वो गंदा ना हो, ठीक है। तो इसको आपको संरक्षित करना होगा। विवेकपूर्ण दोहन, विवेकपूर्ण यानी कि अपनी बुद्धि से उसका उपयोग करना होगा, कि जहाँ 5 लीटर पानी की आवश्यकता है, कोशिश करें वहाँ 4 लीटर ही उपयोग हम कर लें, है ना। ऐसा नहीं आप फिर उससे वो एग्जांपल देता हूँ, मोटरसाइकिल धोने गए और किसी ट्यूबवेल के नीचे कर दिया तो कितना वेस्टेज पानी चला जाएगा, वो आप 1 बाल्टी पानी से भी इसको धुल सकते हैं। तो जो विवेकपूर्ण दोहन है हमें उसको करना होगी, ध्यान रखना पड़ेगा कि किस चीज़ को हम किस प्रकार से बुद्धि के द्वारा जल को बचाकर उसकी हम जो है वो कार्य कर सकते हैं। वर्षा जल को संग्रहित करना होगा। जो वर्षा का पानी आता है, हमने देखा होगा हमारे आसपास वर्षा का पानी आया, गिरा और नदी में बह के निकल गया, या फिर ऐसे ही उसको हम चले जाने देते हैं। उसके लिए जगह जगह जो वाटर हार्वेस्टिंग है वो बनना चाहिए। और इस प्रकार से मैं चाहता हूं कि हर पंचायत लेवल पर, यदि कोई इस वीडियो को देख रहा है जो अपने घर में किसी सरपंच, मुखिया, जिसको आप हो सकता है मुखिया कहते हो, सरपंच भी कहते हैं, कि देखिए वो चाहे ना तो अपने गांव में पानी की कभी दिक्कत नहीं होने देगा, यदि अच्छा सरपंच ईमानदार, क्योंकि बाकी हम और किसी से तो हम बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि सब अपना पेट भरने में लगे, बाकी किसी को किसी की परवाह नहीं है, ठीक है। चलिए हम अपने विषय पर ही आते हैं, ज़्यादा हमें भटकना नहीं है चूँकि परीक्षा नज़दीक है। चलिए आगे हम हेडिंग की ओर बढ़ते हैं, जो हमारे जल के पोषण के तरीके हैं उनको यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पर जल के जो पोषण के तरीके हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, यानी जल को हम किस प्रकार से शुद्ध कर सकते हैं, उसको अच्छा बना सकते हैं, तो वो यहाँ पे देखिए, समझिए। जल के पोषण में जल को उपयोगी बनाने की रचनात्मक उपापचय क्रिया को शामिल किया गया। यानी कि जल जो होता है, आपने देखा होगा 80 बार दूषित जल आ जाता है, हम हैंडपम्प से या नदी तालाब से लाते हैं, तो उसको हमें किस प्रकार से रचनात्मक तरीके से जो क्रिया होती है उनके द्वारा शुद्ध कर सकते हैं, उसकी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जिससे कि जल कैसा हो सके, शुद्ध हो सके। आजकल तो घरों में आपने देखा हो कई प्रकार की ऐसी जो आरओ जिसको कहते हैं, या फिर आप कुछ और भी नाम इसको देते होंगे, तो हर घरों में लग गए हैं, जो सिटी हैं अधिकतर, है ना, जो थोड़े से धनी व्यक्ति हैं, जो पानी के क्या होता है, देखिए आरओ लगा लेते हैं, लेकिन उससे पानी शुद्ध तो हो जाता है, बिल्कुल साफ स्वच्छ देखेगा, लेकिन उसके मिनरल्स खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों जब भी आप जल को शुद्ध करें तो कोशिश करें कि जो नेचुरल प्रक्रिया है उसी के माध्यम से उसको शुद्ध करें, ठीक है, क्योंकि मशीन हमारे पानी को शुद्ध तो कर देती है, लेकिन उससे मिनरल्स खत्म हो जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अति आवश्यक है। अच्छा देखिए, जल की जो कठोरता होती है, कठोर जल यानी क्या होता है कि जिसको हम उपयोग में नहीं ले सकते, ना तो उसको पी सकते, ना उससे कपड़े धुल सकते इत्यादि, यानी कि कठोर जल की बात करें, जैसे कि जिसमें लवण होता है, जैसे खारा पानी, समुद्र का खारा पानी कठोर होता है, उसको आप पी नहीं सकते। यदि पीने योग्य समुद्र का पानी होता तो दुनिया में फिर दुनिया जितनी है ना उससे कम से कम हजारों गुना आगे प्रोग्रेस कर चुकी होती, चूँकि समुद्र का पानी उपयोग हेतु नहीं है, ठीक है। कठोर जल उसको कहेंगे। मृदु जल यानी कि पीने योग्य जो जल होता है उसे मृदु जल कहेंगे। कठोर जल यानी कि जिसका उपयोग नहीं कर सकते। तो देखिए इसको आप उबाल कर, आपने देखा होगा जब आप अक्सर बीमार होते होंगे तो डॉक्टर आपको कहते हैं पानी उबाल कर पीजिए, क्योंकि उबालने से पानी शुद्ध हो जाता है, उसमें छोटे छोटे जो बैक्टीरिया जीवाणु आ गए हैं वो नष्ट हो जाते हैं और आपका पानी एक नेचुरल तरीके से शुद्ध हो जाता है, ठीक है। चूना जल मिलाकर, कभी कभी ऐसा होता है कि जल में आपने देखा होगा कि जब कठोर जल होता है उसमें थोड़ा सा चूना मिला दिया जाता है तो वो जल की अशुद्धियाँ जो होती हैं वो नीचे उसमें बैठ जाती हैं और फिर पानी ऊपर शुद्ध हो जाता है, उसको छानकर उपयोग में लाया जाता है। कुछ लोग फिटकरी भी डालते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जल को शुद्ध करके अपने काम में उपयोग कर सकते हैं। समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल है। और इसके बाद हम वीडियो के अंत में इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल भी आप घबराइएगा मत और बिल्कुल रेगुलर अपना काम कीजिएगा, आप निश्चित ही सफल होंगे। देखिए प्रदूषक की बात कर, प्रदूषक क्या होते हैं? वैसे पदार्थ जो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, सीधी सी बात। कोई भी पदार्थ हो सकता है, वो आपका जो पर्यावरण है उसको गंदा कर रहा है, पॉल्यूशन जिसको कहते हैं। तो कई सारे इसमें तत्व होते हैं जो हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करने में उत्तरदायी है। तो यहाँ पर देखिए वायु प्रदूषण का जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आपने आजकल वायु प्रदूषण के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा। और दिल्ली की हम बात करते हैं तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो वायु है, ठीक है। वहाँ के लोग धनी जरूर हैं लेकिन
प्रकृति ने उन्होंने प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचाया, प्रकृति उनसे वो धन ट्रीटमेंट यहाँ ही लगा रही है। तो दोस्तों आपको कोशिश करना होगा कि हमारे इन्वायरमेंट को अच्छा से अच्छा बना सकें। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो वायु प्रदूषण है इसका जल पर क्या प्रभाव पड़ता है, जलवायु पर। देखिए 4 प्रमुख गैसें हैं, कौन कौन सी इनको याद रखना। प्रमुख गैस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC के नाम से भी जानते हैं, मैथेन CH4 आपने लिखा देखा होगा, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ये सारी ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारा पर्यावरण है उसको दूषित करने में गैसें उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपके फ्रीज रेफ्रिजरेटर उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड अधिकतर जो गाड़ी होती है उनकी धुओं में ये होती है। मैथेन गैस है ना, जब भी आप देखते होंगे आजकल धान की खेती बहुत होती है, धान की खेती में मैथेन बहुत ज़्यादा वहाँ प्रदूषित हो जाती है वायु, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड और ये सारी ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी होती है, जो हमारे इन्वायरमेंट को गर्म करती हैं कहीं किसी न किसी प्रकार से। अम्लीय वर्षा जिसको कहते हैं, आपने सुना होगा, अम्लीय वर्षा कराने में सारी गैसें उत्तरदायी होती हैं। अब इनमें से भी सबसे ज़्यादा बात करें कार्बन डाई जो ऑक्साइड है ना CO2, इसका प्रभाव सर्वाधिक हमारे पर्यावरण पर पड़ता है और जो वायु प्रदूषण है उसको सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दूषित कर रहा है, ठीक है। आप जो व्हीकल चलाते हैं उससे जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आजकल BH4 BH6 हम देखते हैं जो इंजन गाड़ियों के आ गए हैं वो इसी को लेकर आए हुए हैं, क्योंकि हमारा जो पर्यावरण है उसको कम से कम दूषित किया जा सका। आजकल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जोर दिया जा रहा है। समझ में आ गई बात, बस इन गैसों को नाम याद रखना। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं वायु प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा है। वायु प्रदूषित होगी तो उसका मानव जो स्वास्थ्य है उस पर भी कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए शुद्ध वायु हमारे लिए बहुत अति आवश्यक होती है। जब वो प्रदूषित हो जाएगी, देखिए किस प्रकार से इफेक्टेड करेगी। श्वसन तंत्र प्रभावित हो जाता है, जहाँ से आप सांस लेते हैं ना, पूरा आपका जो तंत्र होता है, नाक से सांस लेंगे, अंदर आपकी जो नलियाँ है फेफड़े तक जाती हैं, तो इसको काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है वायु प्रदूषण के कारण, है ना। तो वायु प्रदूषण के मानव पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आजकल देखते हैं वायु प्रदूषण के कारण आँखों पर प्रभाव सबसे ज़्यादा मिल रहा है। आँखें हर किसी की जलन कर रही हैं, ड्राइनेस हो रहा है, इस प्रकार कई सारी समस्या आँखों में उत्पन्न हो रही है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपके लिए बता दूं, जो सोशल मीडियाज़ हैं मोबाइल के माध्यम से आप यूज़ करते हैं, कोशिश करिएगा सिर्फ पढ़ाई के समय उतना ही उपयोग करें, उसको भी बीच में ब्रेक देते रहें बीच बीच में ना, और आंखों की केयर जरूर करें, क्योंकि हमारे वायु प्रदूषण उससे तो ख़राब हो ही रही है। बाकी जो मोबाइल की रेडिएशन आती है ब्लू लाइट, तो वो काफ़ी हमारे डैमेज करती है। यदि आप हो सके तो एक एंटी ब्लू कट गूगल से बनवा लें, जिससे कि रेडिएशन कुछ हद तक कम हो जाती है। आपको केयर ही करना होगी, इसका उपाय एक ही है, ठीक है। जीव जंतु पर प्रभाव पड़ रहा है वायु प्रदूषण के कारण। कई सारे जीव जंतु समय से पहले ही मृत हो जा रहे हैं, जिससे कि हमारे पर्यावरण पर काफ़ी ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम वायु प्रदूषण किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं, इसके विषय में देख लीजिए। जो प्रकाश रासायनिक स्मॉग है को दूर करना चाहिए, यानी कि जो हम देखते हैं ना कि रासायनिक स्मॉग है, जो इतने भी हम आजकल धुएं की बात करें जो रसायन के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, उनको हमें दूर करना होगा। और जैसे हम इलेक्ट्रिक बाइक की बात करते हैं, जितना अच्छी सर्विस देगी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी सब लोग लेना पसंद करेंगे, ठीक है। तो उससे भी हमारे जो प्रदूषण है वो काफ़ी हद तक कम होगा। और हमें सभी कोशिश करना होगी कि विद्युत से जो यानी कि लाइट से जो चीज़ चलती है, बैटरी, सूर्य की रोशनी आदि वाहनों को हम प्राथमिकता दें। यदि इन वाहनों को प्राथमिकता देंगे तो हमारी जो वायु है वो काफ़ी शुद्ध रहेगी। इसी प्रकार से आप बाकी इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी हम इसके जो भी प्रश्न होंगे वो वीडियो के अंत में ऑब्जेक्टिव के माध्यम से सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं जल प्रदूषण की, ठीक है। चलिए हम जल प्रदूषण की बात करते हैं। इससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से ईमानदारी से फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जैसे ही हमारी वीडियो कंप्लीट होती है तो आपका जो भी अच्छा लगता है, आपका जो भी सजेशन होता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए जल प्रदूषण है, जल में जो अवांछित व हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं उस कारण से हमारा जल प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। अब देखिए जल के कई सारे सोर्सेस हैं जो आजकल प्रदूषित हो गए, जैसे कि नदी जल प्रदूषण। नदी में आपने देखा होगा अक्सर मवेशियों को नहलाया जाता है, आज भी वो परंपरा चली आ रही है। जैसे कि आप दिवाली के टाइम पे जो मवेशी होते हैं उनको अक्सर, जैसे कि हमारे भारत में, उनको नहला के पूजा जाता है। बहुत से लोग नदी में ले जाते हैं नहलाने के लिए, और अपने जो भी व्हीकल होते हैं वो भी उन धुलते हैं। और जो भी खेती का या फिर कीटनाशक पदार्थ होता है फैक्ट्रियों के माध्यम से, तो वो नदियों में बहाकर
पहुंचा दिया जाता है, जिससे कि वो गंदा हो रहा है। झीलों का जल भी प्रदूषण हो रहा है। झीलों का जल चूँकि एक जगह रुका रहता है और उसमें क्या होता है, बहुत सारे हम केमिकल वगैरह डाल देते हैं या किसी माध्यम से उसमें पहुंचा देते हैं, तो वो भी काफ़ी प्रदूषित हो रही है। भूमिगत जल, आजकल तो भूमि के अंदर वाला जो जल है वो भी प्रदूषण हो रहा है, क्योंकि जिस मिट्टी पर आप रासायनिक छिड़कते हैं तो वो रसायन कहीं ना कहीं जो बरसात का पानी होता है वो वहाँ पे गिरता है और मिट्टी नीचे सोखती है और पानी नीचे ही पहुँचता है। ठीक है। समुद्र जल प्रदूषण, यानी कि समुद्र में तो काफ़ी तरह की गंदगियाँ नदियों के माध्यम से बहकर मिल रही हैं, तो समुद्र का जल भी प्रदूषित हो रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जल को हमें बचाना होगी। जितने भी प्रदूषण है सबको हमें बचाना भी होगी, और जो रीज़न है वो हमने यहाँ पर देख लिए। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग की ओर आते हैं, भूमि या मृदा प्रदूषण। देखिए दोस्तों, कुछ बच्चे कमेंट्स करते हैं सर इतना सरल है, परीक्षा में ऐसा आएगा क्या? देखिए जो आपके सिलेबस में हम उसी को पढ़ सकते हैं, और देखिए जो एग्जामिनर है उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम बनाना चाहिए। बाकी मैं आपसे इसलिए कहता हूँ कि थ्योरी तो आप पढ़ ही रहे हैं, MCQ जहाँ से भी मिलें, चूँकि मैं भी अपने उससे कोशिश एफर्ट करता हूँ और आपके लिए हर वीडियो के अंदर MCQ ज़रूर कराता हूँ। तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उनकी ज़रूर करना, तो आप जो भी पढ़ रहे हैं बस उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, बाकी तो फिर एग्जामिनर का मूड है, वो कुछ भी दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत है, जब आपने सिलेबस दे दिया तो सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई टीचर पढ़ाएगा और विद्यार्थी पढ़ेंगे। आप जो बुक भी लाते हैं, इवन कुछ भी लाते हो, उसमें जो सिलेबस उसके अकॉर्डिंग ही मिलता है, क्योंकि जो बुक पब्लिकेशन बनाएगा तो सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग ही बनाएगा ना। जो सिलेबस नहीं है उसको कैसे बना सकता है? तो हम बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, है ना। और उम्मीद करते हैं बिल्कुल एज अ टेस्ट परीक्षा में पूछा जाए, बस इससे जो MCQs हैं वो कुछ और बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए, आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप अच्छे से इसके विषय के बना पाएंगे। गणित हिंदी विषय को मैं कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, तो बहुत से विद्यार्थियों ने वीडियोस नहीं देखी हैं। गणित पेडागोजी कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, तो दोस्तों उन सभी की आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, तो वहाँ से कंप्लीट आपको पढ़ाया हुआ है। तो बिल्कुल इस वीडियो के बाद ध्यान से देख लेना, चूँकि अब समय कम बचा है, तो आपको एक दिन में 4 से 5 वीडियोस ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि वीडियोस भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। ठीक है, देखिए जो भूमि है, मृदा जिसको कहते हैं, मिट्टी की बात करें, वो प्रदूषण क्यों हो रहा है? क्योंकि आजकल हम देखते हैं रासायनिक उर्वरक इतने ज़्यादा आ गए हैं, कीटनाशक। आप जैसे खेती से आपने संबंध रखते होंगे या आपने आसपास देखा होगा कि कचरे की दवा अलग डाल दी, उसमें दूसरी दवा अलग डाल दी, जो उसमें इल्ली लगी वो दवा डाल दी। तमाम तरह के इतने रासायनिक उपयोग किए जा रहे हैं, क्योंकि हमें तुरंत का उसका फ़ायदा दिख रहा है, क्योंकि अब सभी लोग करते हैं तो सभी उसमें लिप्त हैं। यदि एक कोई छोड़े तो उसको आसपास देख के छोड़े, तो उससे मृदा को काफ़ी हानि पहुंच रही। मृदा आपकी अनुपजाऊ होती जा रही है। आज तो उपजाऊ है, लेकिन एक समय बाद आएगा वो बंजर जिसको कहते हैं ना, उसमें किसी प्रकार की उपज नहीं होगी। तो इस प्रकार से प्रदूषित हो रही है। इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? मृदा प्रदूषण है, रासायनिक की उसमें डाल रहे हैं उर्वरा शक्ति में, यानी कि हर इंसान की एक अपनी क्षमता, एनर्जी होती, तो मिट्टी की भी एनर्जी होती है, उसमें कमी आ रही है। फसलों, पौधों, जीव जंतुओं पर इसका नकारात्मक नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। बहुत सारे देखिए फसलें हैं जिसमें कि आप कीटनाशक डालते हैं तो वो कहीं ना कहीं ह्यूमन उसको उपयोग करता है। पौधे हैं वो भी उससे खराब हो रहे हैं। जीव जंतु हैं वो भी उससे खाकर या फिर कीटनाशक पदार्थ खाएंगे, जाहिर सी बात है तमाम तरह के रोगों से भी आपको शिकार होना पड़ेगा। और जीव जंतु हैं वो तो कीटनाशक के तुरंत प्रभाव से बहुत ज़्यादा नष्ट हो रहा है। और हमारे एनवायरनमेंट में जो कुछ बना है बहुत सोच समझ के ईश्वर ने बनाया हुआ है। हर दूसरा एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, हर दूसरा जीव जंतु की बात करें, मनुष्य भी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग की ओर आगे बढ़ते हैं। अपशिष्ट पदार्थ हैं और उनका प्रबंधन और निस्तारण। हम जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको किस प्रकार से उनका मैनेजमेंट करना चाहिए उसके विषय में हमें यहाँ पर देख रहे हैं। अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? जो गंदगी को फैलाते हैं, गंदगी को फैलाने के उत्तरदायी होते हैं, उसे हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। जैसे आपने प्लास्टिक देखा होगा और तमाम तरह की ऐसी जो चीज़ देखेंगे घर से निकाली और बाहर फेंक दी, उसको अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जो उपयोग के हेतु ना हो। ठीक है, तो वो हमारी क्या गंदगी फैलाते हैं और तमाम तरह की जो बीमारी है उनको फैलाने के भी कौन जिम्मेदार है? जो अपशिष्ट पदार्थ है, आपने देखा होगा। ठीक है, ज़्यादातर बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं, फैलती हैं किससे? अपशिष्ट पदार्थ से। पहले देखिए अब तो बहुत ज़्यादा साफ सफाई स्वच्छ अभियान को लेकर जागरूक कर दिया है, लेकिन इससे पहले अभी भी हम देखते हैं बहुत सी जगह घरों के बाहर ही कचरा इकट्ठा हो जाता है, जिस पर तमाम तरह के जो बैक्टीरिया है और जीव जंतु हैं वो वहाँ उत्पन्न होते हैं। और आपको यदि आसपास रहते हैं तो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ दिक्कत तो उस वजह से होती होगी। तो बीमारी जो सबसे ज़्यादा फैलती है वो अपशिष्ट पदार्थ के माध्यम से भी फैलती है।
इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपशिष्ट पदार्थ है, इसको कचरा कहते हैं, इसको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, एक निश्चित स्थान पर फेंकना चाहिए। आजकल तो घरों में नगर पालिका सिटीज़ में रहते हैं, नगर पालिका की गाड़ियाँ आती है, वो कचरे को ले जाती है, और ग्रामीण स्तर पर भी जो लोग रहते हैं उनको अलग प्रबंध करना चाहिए, अपने घर के आसपास नहीं फेंकना चाहिए, थोड़ा सा घर से दूर और एक निश्चित स्थान पर फेंकना चाहिए। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अब स्थानीय मौसम, जो हमारी हेडिंग है, इसकी ओर आगे बढ़ते हैं। देखना ध्यान से और समझना। स्थानीय मौसम यानी कि इसको लोकल वेदर भी कह सकते हैं, लोकल जो मौसम होता है आपके यहाँ का, उसको हम स्थानीय मौसम कहेंगे। वायुमंडल में होने वाले जो अल्पकालिक यानी कुछ समय के लिए जो परिवर्तन होते हैं उसे मौसम कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कुछ समय 3 या 4 महीने के लिए सर्दी रहती है, तो कुछ समय 3 से 4 महीने के लिए गर्मी आ जाती है, फिर बरसात आ जाती है। तो जो एक अल्प समय के लिए क्या आ रहा है, मौसम आ रहा है या जो परिवर्तन हो रहा है, उसको हम स्थानीय मौसम कहते हैं। ठीक है, स्थानीय मौसम समझ गए। अब मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं, एक प्रश्न यहाँ से पूछ सकते हैं कि मौसम संबंधी जो वर्षा की, जैसे बिजली के चमकना, पानी गिरना और बादल बनना इत्यादि जो क्रियाएं होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, क्षोभ मंडल आपको, जैसे आप ऊपर आसमान की ओर देखते हैं, जमीन से लेकर लगभग 18 किलोमीटर तक का जो हमारा वायुमंडल है उसको आप क्षोभ मंडल कह सकते हैं। समझ गए, इसमें सारी घटना बिजली के चमकना से लेकर बरसात, जो भी घटना मौसम संबंधित होती है वो सारी क्षोभ मंडल में होती है, इसको याद रखना। बात क्लियर है। अब देखिए हम अगली जो हेडिंग इसकी ओर आगे बढ़ते हैं, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जो जलवायु है उसमें किस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। किसी भी विस्तृत क्षेत्र यानी बहुत ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है कि औसत मौसम दशा में परिवर्तन हो रहा है। यानी पहले कुछ आप देखते होंगे, पहले मौसम जैसे सर्दियों का 3 से 4 महीने रहता था, लेकिन आजकल जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या हो गया, सारे मौसम हमारे चेंज हो गए। कोई 2 महीने का ही है तो कोई 4 महीने का है, कभी बरसात ज़्यादा हो रही है तो कभी कम हो रही है, कभी गर्मी ज़्यादा है तो कभी बहुत कम है। तो इस प्रकार के जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। ये सारे किस वजह से हो रहे हैं, तापमान, वायुदाब, वर्षा और आर्द्रता, इन सभी का जो मिली जुली जो योग है, इनसे एक प्रकार से जलवायु परिवर्तन होता है। कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वायुदाब कम हो गया, बढ़ गया, वर्षा बहुत अधिक हो गई और कम हो गई, इस प्रकार से है ना, ये सारे परिवर्तन आ रहा है। तो जलवायु जो परिवर्तन है इसका क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम आगे वीडियो में देखते हैं। और आपने वीडियो को लाइक नहीं करी, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं वीडियो को 2 से 3 बार कह चुका होता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ विद्यार्थी होते हैं जो वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव। अब देखिए जलवायु जो परिवर्तन, इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो ध्यान से सुनना और समझना। बर्फ़ का पिघलना, यानी कि आप देखते हैं कि किसी जहाँ पे बर्फ़ जमे हैं, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश साइड, यदि वहाँ पर बहुत तीव्र क्या आ जाए, तापमान बढ़ जाए या हमारा जो एटमॉस्फेयर उसका टेम्परेचर बढ़ जाए, तो बर्फ़ पिघलना स्टार्ट हो जाती है, जिससे आसपास के जो इलाकों में बाढ़ आ जाती है। और देखिए एकदम बाढ़ आ गई तो बाढ़ के माध्यम से सब कुछ नष्ट हो जाता है और बहुत इससे परेशानी होती है, और बाढ़ और वहीं उसी स्थान पर सूखा भी पड़ जाता है फिर, है ना। तो एक साथ ही घटना हो जाती है, पहले बाढ़ का पानी आ गया और फिर एकदम सूखा, क्योंकि बर्फ़ का पानी पिघला और बह के निकल गया, सबको बाढ़ प्रभावित कर गया। और जो रिसोर्सेज होते हैं पानी के, तो उनको भी नष्ट कर जाता है कभी कभी, तो वहाँ बाढ़ और सूखा दोनों भी प्रभावित हो जाते हैं। तो जलवायु से जो परिवर्तन है उससे भी काफ़ी ज़्यादा जो चेंजेस हैं वो आ रहा है। समुद्र का ऊपर उठना आप देखते हैं, यदि आप अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और न्यूज़ चैनलों को जो कि बहुत ख़राब है ना, हम NDTV को ही कह सकते हैं, थोड़ा सा ठीक ठाक है, बाकी तो सब बकवास चैनल है जिसपे आपको न्यूज़ नहीं मिलेगी, बाकी तमाम तरह की जानकारी ज़रूर मिलेगी। तो हम बात कर रहे हैं समुद्र का उठना। आप न्यूज़ में पढ़ा होगा, अक्सर देखा होगा कि जो समुद्र धीरे धीरे अपना ऊपर उठता जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए वहाँ पे जलवायु एटमॉस्फेयर का जो परिवर्तन आ रहा है उस वजह से भी ऐसा हो रहा है। महासागरीय धाराओं में परिवर्तन आ रहा है, चूँकि कुछ ऐसी महासागरीय धाराएं होती है जो एक स्थान से बहकर दूसरे स्थान तक जाती हैं। जब वहाँ का जलवायु ही परिवर्तन हो गया, एटमॉस्फेयर परिवर्तन हो गया, तो वो उनकी अपनी दिशाएं उन्होंने बदल दी हैं, तो जिससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है। आजकल हम देखते हैं जो हमारी फसल उत्पन्न होती है, और अधिकतर हमारी बात करें जैसे मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं वो अच्छे से इसको वाकिफ होंगे। सोयाबीन की फसल आप देखते हैं इस समय पर बहुत अच्छी होती थी, मध्य प्रदेश को सोयाबीन का क्या कहा जाता है, ठीक है, जिससे सोयाबीन उत्पादन मध्य प्रदेश सर्वप्रथम है। तो यहाँ पर जो खाद्यान्न है वो भी प्रभावित हो गई, एटमॉस्फेयर चूँकि हमारा इतना चेंज हो चुका है, और मानव स्वास्थ्य पर तो इसका बुरा प्रभाव पड़ ही रहा है। तो आजकल हम देखते हैं कि
हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं वो एक एटमॉस्फेयर यानी कि जलवायु के कारण भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। तो इनको थोड़ा सा याद रखना, प्रश्न आए तो आप इनको बना सकते हैं। अब बात करें कि जो मानव की भूमिका है जलवायु में वो किस प्रकार से है कि मानव ने आजकल वनों को बहुत बड़े पैमाने पर विनाश कर दिया है, इसको नुकसान पहुंचाया है, तो ये भी एक प्रकार की जलवायु परिवर्तन में बहुत बड़ी जो कह सकते हैं बाधा उत्पन्न करी है वो मानव ने वन विनाश के द्वारा करी है। जीवाश्म ईंधन जैसे हम घर में देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, इनका ईंधन के रूप में कितना ज़्यादा उपयोग होने लगा है, जिससे कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी बदल गया है और काफ़ी टेम्परेचर में भी अंतर आया है। तो ये मानव की भूमिका है। ठीक है, वर्तमान जो कृषि पद्धति उसमें आप देखते हो कितना कीटनाशक और दुनिया की तमाम इसमें जो इसमें दवाई कह सकते हैं उर्वरक इनका उपयोग किया जाता है, जिससे कि जलवायु में परिवर्तन आ रहा है। तो मानव की इसमें बहुत नेगेटिव भूमिका रही है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं जो संक्रामक रोग हैं उसके बारे में देखते हैं, अंतिम हेडिंग है हमारी, और इसके बाद इस वीडियो के हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। संक्रामक रोग यानी कि जो किसी माध्यम से फैलते हैं। ठीक है, संक्रामक रोग जिन्हें कहते हैं, जैसे कि एड्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा। जब भी कोई गर्भवती महिला होती है तो उसका जो डिलीवरी उससे पहले और बाद में दोनों HIV उसकी जांच जरूर की जाती है। और इसको ध्यान रखना क्यों, देखिए इसके बारे में पहले सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जान लीजिए। HIV ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, इम्यूनो है डिफिशियंसी वायरस, यानी ये क्या करती है जो मानव की जो बॉडी होती है उसका इम्यून सिस्टम को कमज़ोर बना देती है, जिसको प्रतिरक्षा प्रणाली भी कहते हैं। तो आजकल कोविड काल में इम्यून सिस्टम को तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। तो देखिए एक बहुत घातक रोग है जो एड्स है, इसका करता है प्रतिरक्षा जो बॉडी होती है उसमें ये काफ़ी प्रभावित करता है, यानी कि आपकी जो बॉडी है वो किसी भी रोग को सहने में उतनी सक्षम नहीं हो पाती। कुल मिलाकर कह सकते हैं आपका बॉडी है उसको अंदर से खोखला कर देती है। भारत में जो एड्स का पहला रोगी मिला था, इसको याद रखना, प्रश्न पूछ सकते हैं, 1985 में चेन्नई में मिला था। 1985 पहला रोगी जो एड्स का भारत में था। ये किस वजह से फैलता है तो इसको ध्यान रखना, आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न आ सकता है। यौन संबंध बनाने से एड्स फैलता है। संदूक से सुई होती है, उससे डॉक्टर क्या करते हैं ग्रामीण इलाके में उसको झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, एक सुई एक को लगाई, वही सुई दूसरे को लगा दी, वही किसी और को लगा दी। तो इससे क्या होता है एक व्यक्ति का जो ब्लड है उस सुई के माध्यम से दूसरे में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से भी किसी को यदि एड्स है तो वो उस से प्रभावित हो सकता है। उसे जो सुई है इसके बारे ब्लेड से, रुधिर आदान प्रदान करने से, है ना। देखिए रुधिर आदान प्रदान करने से यानी कि आपने ब्लड आपका किसी को डोनेट किया और पता चला कि उसने अपना HIV टेस्ट नहीं कराया था तो उसको HIV है, तो वो जिसको भी ब्लड डोनेट किया उसको HIV हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा संभावना होती है। देखिए संक्रमित माँ से, यानी कोई संक्रमित माँ पहले से HIV है तो उसका जो बच्चा होगा, बालक होगा, भ्रूण, वो भी HIV पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके रोकथाम के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। HIV का सबसे पहले परीक्षण की जाए, टेस्ट किया जाए। ठीक है, HIV का परीक्षण बहुत ज़रूरी है। और जनरली सामान्यतः जो डिलीवरी वार्ड होते हैं वहाँ पर जो हॉस्पिटल होता है तो जो गर्भवती महिला उसका पहले HIV टेस्ट जरूर कर लिया जाता है। नाई एक ही उस तरह का प्रयोग नहीं करें। आपने देखा होगा कि नाई एक ही उस तरह का प्रयोग करते हैं, उसी से इसकी सेविंग कर दी, उसी से दूसरे कर दी। तो यदि ब्लेड से कट लग गया किसी को तो वो उसी ब्लेड से दूसरे उपयोग करेगा तो कहीं ना कहीं वो उसके बॉडी में पहुंच सकता है, तो वहाँ से HIV होने के चांसेस रहते हैं। तो उपयोग करना चाहिए कि उस तरह को साफ़ सुथरा और ब्लेड को चेंज करा लें जब भी आप सेविंग कराने जाएँ। और इसलिए बहुत से लोग आप देखते होंगे जो बड़े लोग हैं, धनी लोग हैं, या फिर जो समझदार एक्टिव लोग हैं, इस प्रकार से भी कह सकते हैं, तो वो घर पर ही सेविंग को बनाते हैं। ठीक है, उसका रीज़न यही है। और भी कई सारे रीज़न है, वो गंदगी या फिर दुनिया की आप समझ भली आती है इसको वाकिफ होंगे। अनजान व्यक्ति के साथ यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे भी क्या होता है, एड्स जो होता है HIV वो फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कुछ और रोग हैं उनके बारे में हम शॉर्ट में यहाँ पे जान लेते हैं, बाकी ऑब्जेक्टिव में इनको प्रश्न इसके माध्यम से डिस्कस कर लेंगे। बर्ड फ्लू है, ये भी एक संक्रामक रोग है। स्वाइन फ्लू है, डेंगू है। बर्ड फ्लू में आप देखते होंगे जो पक्षी हैं एक साथ मर जाते हैं, फिर क्या किया जाता है उस क्षेत्र के जितने भी पक्षी होते हैं उनको नष्ट कर दिया जाता ताकि वो वहाँ से किसी और में ना फैले। स्वाइन फ्लू हो गया, डेंगू हो गया। ठीक है, ये सारे कैसे संक्रामक रोग हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो अध्याय था हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छे से देखा, समझा, सुना होगा, तो आपको बहुत सारी जानकारी यहीं पे याद हो गई होंगी।
तो चलिए हम इस अध्याय के जो ऑब्जेक्टिव है उनकी ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके प्रश्न। और आप भी बनाने की कोशिश करना और कमेंट्स करके जरूर बताना, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। जीवन के लिए स्वच्छ पानी एवं वायु की आवश्यकता, इस हेडिंग से कैसा प्रश्न पूछ सकते हैं। देखना, मनुष्य के शरीर का लगभग 2/3 भाग किससे बना होता है। मैंने आपके लिए पढ़ाया था किससे बना होता है, जल से, वायु से, खनिज से और रक्त से। तो अब बताइए मनुष्य का जो 2/3 भाग है किससे बना होता है ना। अब आपको पता चल गया जल से बना होता है, ठीक है। लगभग 80% भाग मनुष्य में जल ही होता है। मानव के लिए जल उपयोगी होता है, खाना बनाने में, साफ सफाई में, कृषि कार्य में, इस सभी में। तो मानव के लिए जल इन सभी में उपयोगी होता है, ठीक है। अब देखिए आपको आसानी से प्रश्न बन रहे होंगे। जल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन बताना। स्थानीय जीवों को जीवित रहने के लिए शुद्ध जल चाहिए, सही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल आवश्यक है, सत्य है। जल असंख्य पादपों का आवास स्थान है, ठीक है। तो जल है, बहुत सारे पादप ऐसे होते हैं उनका स्थान है, आवास स्थान, ठीक है, सही है। जल धरती की नमी को अवशोषित करता है, तो इसका असत्य कथन यही होगा, जल धरती की नमी को अवशोषित नहीं करता। 71% पृथ्वी का जो तल है ढका हुआ है किससे, भूमि से, हवा से, जल से, कोयले से। तो मैंने आपके लिए बताया था पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है कि जहाँ देखें उस साइड जल ही जल है, तो उत्तर सी होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा यह कथन सही है, सही कथन बताना है। जल शरीर में उपापचय की क्रिया में सहायक होता है, जल शरीर के तापमान को अनुकूलित बनाए रखने में सहायक होता है। ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर कौन सा होगा बताइए कमेंट्स में। इसका उत्तर होगा सी, ए और बी दोनों, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर जल चक्र और जल संरक्षण से कैसे प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में, कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पानी के बार बार बदलने तथा फिर से जल में परिवर्तित होने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। मैंने आपके लिए बताया था क्या कहते हैं, इसको जल चक्र कहते हैं, समझाया था आपको, याद होगा। इसको क्या कहेंगे, जल चक्र। जल चक्र से अनवरत चलने का कारण है क्या है, सूर्य की ऊष्मा का जल को ऊष्मित करना, सूर्य की ऊष्मा का जल को वाष्पित करना, जल वाष्प का वर्षा के रूप में धरती पर आना, और ये सभी, यानी जल चक्र है वो कंटिन्यू चलता है। इसके लिए क्या जिम्मेदार है, तो ये सभी जिम्मेदार हैं, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्प में से किस जल स्रोत का योगदान अधिक है, ग्लेशियर का, भूमिगत जल का, वायुमंडल के, इनमें से कोई नहीं। यानी इन 4 ऑप्शन में बताना है जल स्रोत का सबसे ज़्यादा योगदान है, तो किसका है, ग्लेशियर का। सबसे ज़्यादा जल जो ग्लेशियर में पाया जाता है इन 4 ऑप्शन की तुलना में, ठीक है। समुद्र का कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है। अब यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं, तो इसको ध्यान से रखना, याद रखना कि समुद्र का पानी है उसमें कितने प्रतिशत जल सिर्फ पीने योग्य है, तो 0.65% जल है जो पीने योग्य, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए, इसको मिलाना है। सोर्स एक साइड जल का प्रतिशत है, तो इसको ध्यान से देखना और समझना, ठीक है। तो यहाँ पे देखना जो है वायुमंडल, तो वायुमंडल में जो जल है उसका प्रतिशत कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए वायुमंडल में। इसको मिलान में यहीं पे कर दे रहा हूँ, कितना होगा 0.001, ठीक है। और जो भूगर्भ है, भूगर्भ में जल होगा कितना 0.625। महासागर में पूछे, महासागर में जल कितना होगा 97.2%, सबसे ज़्यादा महासागर में मिलेगा। बाकी बचा ग्लेशियर और ध्रुवों पर कितना होगा 2.15, ठीक है। तो इसको आप अपने हिसाब से कोड कर लेना। परीक्षा में कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है जिसको थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम कह सकते हैं, एक ही प्रश्न में कई सारे उत्तर हमें याद होना चाहिए। देखिए जो भी आपने प्रश्न देखा इसके यहाँ पर कोड करके लिखा है, तो आप अपने से देख लेना कौन सा इसका उत्तर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है झील पर बर्फ जमने के बाद मछलियाँ जीवित रह लेती हैं, क्योंकि आपने देखिए ऐसा देखा है कभी कि बर्फ, झील के ऊपर बर्फ जम गई लेकिन उसके अंदर मछलियाँ जीवित है, ऐसा क्यों हो सकता है। क्योंकि ऑप्शन है जल का घनत्व कम होता है, झील के जल का घनत्व बर्फ से अधिक होता है, बर्फ का घनत्व कैसा अधिक होता है, और उत्तर डी कह रहा है सभी। तो इसका उत्तर सही कौन सा होगा, सही होगा बी वाला। झील के जल का जो घनत्व होता है बर्फ से अधिक होता है, यानी कि बर्फ क्या हो जाती है वहाँ पर ऊपर जम जाती है लेकिन नीचे
वहाँ पर गर्मी बनी रहती है और जो जल है उसमें मछलियाँ जीवित रह लेती हैं। ठीक है, यानी कि सबसे नीचे, ऊपर तो बर्फ़ जम जाएगा, लेकिन कभी कभी आपने उस पर देखा होगा कि लोग बाग उस पर चल के जाते हैं और इतना कठोर बर्फ जम जाता है, लेकिन उसके बावजूद उस झील में नीचे मछली जीवित रहती हैं, क्योंकि नीचे पानी उसमें रहता है। भारी जल प्राप्त किया जाता है किससे? अधिक समय तक जल के वैद्युत अपघटन से, जल में भारी लवण घोलकर, जल के अवसाद से, जल से कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की अशुद्धि पृथक करके। तो जो भारी जल है, इसको कठोर जल कहते हैं, वो कैसे प्राप्त किया जाएगा? अधिक समय तक जल के वैद्युत अपघटन से। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल को हम किस तरीके से शुद्ध कर सकते हैं? मैंने आपको इसको पढ़ाया है इसके बारे में। जल को छान के शुद्ध कर सकते हैं, उबाल कर और इसमें क्लोरीन मिलाकर, और डी कह रहा उपरोक्त सभी। तो इन सभी माध्यम से हम जल को शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्प में से कौन सा या से जल ही कठोरता का कारण है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और सभी। तो जो देखिए कठोर जल है उसके क्या कारण हो सकते हैं? तो ये सभी उसके कारण होंगे। देखिए कौन सी शुद्ध पेयजल की विशेषता है? रोग भाग सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति, आसवन द्वारा आवश्यक मात्रा में घुली ऑक्सीजन, हानिकारक रसायनों की उपलब्धता। तो शुद्ध जो पेयजल है, जल है, उसकी विशेषता क्या होगी? तो आवश्यक मात्रा में उसमें ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है, सी। दिए गए विकल्पों में से कौन सा या कौन से सत्य कथन जो है असत्य है? शुद्ध पेयजल रंगहीन, गंधहीन, स्वच्छ तथा पारदर्शक होता है। ठीक है, यहाँ पर शुद्ध जल के बारे में बताया, शुद्ध जल ऐसा होता है। तो यहाँ पे असत्य कथन बताने, सही बात है। जल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी सही है, ए और बी, ये भी सही है। तो उत्तर बना ना तो ए और ना ही बी असत्य है। ठीक है, यानी कोई भी असत्य इसमें नहीं है। अगला है हवा, पानी, भूमि प्रदूषण और सुरक्षा। इससे कैसे प्रश्न आएंगे? निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषण की श्रेणी में शामिल पाया जाता है? तो प्राथमिक प्रदूषण श्रेणी में कौन पाया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2 जिसको कहते हैं, हाइड्रोकार्बन और एस सभी। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? इसका उत्तर होगा डी। ठीक है, निम्न में से कौन प्राथमिक वायु प्रदूषण के अवयव हैं? यानी प्राथमिक वायु प्रदूषण, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये सभी। तो इसमें से कौन सा उत्तर होगा दोस्तों? तो उसका होगा डी। ठीक है, सारे अवयव जिम्मेदार हैं। निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है? औद्योगिक स्रोत, वृक्षों का श्वसन, परमाणु परीक्षण और दहन स्रोत। देखिए वायु प्रदूषण किसके द्वारा नहीं होगा? यहाँ पर जो वायु है वो ऑक्सीजन लेंगे, उसके द्वारा वायु प्रदूषण कैसे हो सकता है? तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वायु प्रदूषण का प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर किस प्रकार पड़ता है? किस प्रकार? श्वसन तंत्र पर, आंखों पर और यकृत पर। तो सभी पर इसका प्रभाव पड़ता है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है, ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो महासागर उसमें जल वृद्धि का क्या कारण होगा? तो इसका उत्तर होगा ध्रुवीय, जो हमारे जो ग्लोब में आप देखते हैं ऊपर नीचे ध्रुव है, वहाँ पर बर्फ पिघलती है, इस कारण से महासागर में जल की वृद्धि होती है। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, यानी कि किसी भी नल का जल प्रदूषित है तो उसको किसके माध्यम से यहाँ पर माप की जाती है? तो उसको STP के माध्यम से उसकी माप की जाती है, याद रख लेना। निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकली गैस, उपरोक्त सभी। तो वायु प्रदूषण के लिए क्या जिम्मेदार है? तो सभी जिम्मेदार है। धुएं से आंखों में जलन पैदा करने वाला होता है, तो धुएं से जलन क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, देखिए पर ऑक्सी एसिटिक नाइट्रेट, ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो आंखों में जलन किस कारण पड़ती है दोस्तों? तो नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण आंखों में जलन होती है। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि धूल के प्रभाव से क्या होता है? रंध्र खुल जाते हैं, रंध्र बंद हो जाते हैं, पत्तियां पीली हो जाती हैं और पत्तियां गिर जाती हैं। तो धूल के प्रभाव से क्या होगा? धूल के प्रभाव से पत्तियां गिर जाती हैं। ठीक है, लेड जिसको PB हम लिखते हैं से होता है क्या? मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण और सभी। तो देखिए लेड से कौन सा प्रदूषण होता है? तो सभी प्रदूषण लेड के माध्यम से होते हैं। बड़े शहरों में वायुमंडलीय प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ठीक है, क्या है? औद्योगिक सक्रियता, स्वचालित वाहन, कीटनाशकों का उपयोग, रेडियोधर्मी अपशिष्ट। तो इसका उत्तर क्या होगा? स्वचालित वाहन। जो बड़े शहर है उसमें सबसे ज़्यादा जो व्हीकल है उसके माध्यम से वायु प्रदूषित हो रही है। दिल्ली इसका देख चुके हैं एग्जाम्पल।
कोसा में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 द्वारा प्रभावित होने वाला भाग है। ठीक है, केंद्रक, कोसा का झिल्ली तंत्र, कोसा भित्ति और प्लाज्मोडेस्माटा। तो इसका उत्तर कौन सा होगा, याद रख लेना, इसका उत्तर कोसा का झिल्ली तंत्र। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मानव में प्रदूषण के कारण हड्डियां कमजोर होकर कुबड़ेपन की समस्या आ जाती है, इस रोग को कहा जाता है। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसा होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और वो नीचे झुककर चलते हैं, उसको कुबड़ेपन भी कहते हैं। तो इसके लिए इस रोग को किस नाम से जाना जाता है, तो इस नाम को फ्लोरोसिस नाम से जाना जाता है। अब देखिए जो अगला प्रश्न है उसको देखिए, फसलों पर DDT के प्रभाव से कौन सा प्रदूषण होता है, केवल वायु प्रदूषण, वायु और मृदा प्रदूषण, वायु जल और मृदा प्रदूषण, केवल जल प्रदूषण। देखिए जो फसलों पर आप DDT छिड़काव करते हैं इससे वायु भी प्रदूषित होती है, जल भी और मृदा भी। ठीक है दोस्तों, इस अध्याय को हमने कंप्लीट कर लिया। इस अध्याय में चूंकि और भी आपको MCQs प्रैक्टिस लगाना है, तो इसके मैं आपको और ज़्यादा MCQs की PDF आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। तो जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, इस अध्याय के मैं MCQs वहाँ पर और आपके लिए प्रैक्टिस के लिए डाल दूंगा। ठीक है, और वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट्स कर बताइए। ठीक है, आपको आज की क्लास कैसी लगी, और चैनल पर पहली बार हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अन्य विषय आपको प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।